गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आई एस नेक्स्ट। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा खान। तो जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था और मैं अपने वादे की पक्की हूँ, जैसे करिश्मा सिंह अपने वादे की पक्की है, ठीक है, जस्ट लाइक इन मैडम सर सीरियल, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो मैंने पी वाई क्यूज़ प्रीलिम्स के आपके हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के करा दिए थे आपको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई हूँ मेंस के पी वाई क्यू के हिंदू मैरिज एक्ट के, ठीक है। वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम लोग दूसरा एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो तीन क्वेश्चंस हैं ये। एक क्वेश्चन है आपका पहला सवाल, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्वेश्चन वन, डिफरेंस बिटवीन void and voidable marriages under Hindu Marriage Act 1955। ये आपका सवाल है। और ये क्वेश्चन, सॉरी कुछ ज़्यादा ही है, टेढ़ा जा रहा है क्या, सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली होता है क्या है, जब हम लोग रजिस्टर्स वगैरह में लिखते हैं या आदत होती है कॉपीज़ पे लिखने की रजिस्टर्स में, तो उसमें लाइनिंग होती है और ऐसे बोर्ड पे लाइनिंग नहीं होती है, तो इसलिए कई बार जो है सीधी लाइन जाने की बजाय थोड़ा ऐसे हो जाता है। प्लीज़ इग्नोर इट, कंटेंट मैटर करता है, ठीक है। तो ये सवाल आपका जो है बहुत बार देखने को मिला है। ये आपका यूपी पीसीएसजे 1982 में आया है, 1984 और 2003 में आया है। कब आया है? यूपी पीसीएसजे में आया है 2003, 1984 एंड वन मोर ईयर 1982। तो देख रहे हो कौन बोलता है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। जो आपसे बोले क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं पेपर में, पीवाईक्यूज का कोई मतलब नहीं है, उन्हें प्लीज़ एक बार दिखा देना पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज करके, या ये क्वेश्चन ही दिखा देना कि कितनी बार आया। ये क्वेश्चन 3-4 बार आया है, एटलीस्ट 3-4 बार आया है, नॉट मैक्सिमम। तो देख रहे हो कितना फ़ायदा है पीवाईक्यूज करने का। पीवाईक्यूज सॉल्व कर लोगे, जैसे अगर एमसीक्यू भी होते हैं ना, जैसे तो क्या होता है, अगर आपने पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए तो हाफ ऑफ द आपकी प्रिपरेशन वहीं से हो गई। जब कोई बुक उठाओगे या जो मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ वो करोगे, तो इतने जो है किसी भी एमसीक्यू बुक ले लो, सिंगल वगैरह की, तो इतने एमसीक्यूज हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू हैं, और कई एमसीक्यूज तो रिपीटेड हैं। एक एमसीक्यू सेम क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हो जाता है, ऐसा भी है। तो एमसीक्यू कर लो, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू से नहीं होगा, प्लीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। सिर्फ एमसीक्यू से नहीं होगा, एमसीक्यूज़ भी करो। और एमसीक्यू इतने इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, प्री के लिए, कि मैं बोल रही हूँ कि हाफ ऑफ द प्रिपरेशन आपकी एमसीक्यू से ही हो जाएगी, इतने इम्पॉर्टेंट है। या मेंस का भी मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया, आप खुद देखो एक सवाल कितनी बार आया है। मैंने 3 बार लिखा कि 3 बार आया, कि 4-5 बार कम से कम आया है। तो कितना ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर आप चाहे प्री के एमसीक्यूज़ हों, पीवाईक्यूज़ हों, या मेंस के आप उन्हें सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। देखो अब ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते ना कि पेपर में क्या आएगा, बट जो पीवाईक्यूज़ एटलीस्ट उन्हें आप एनालाइज कर लो, उन्हें सॉल्व कर लो, तो उसमें से कहीं से आता है तो वो तो एटलीस्ट आप जो है अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे से। उसमें तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो मुझे कोई समझाएगा वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं? वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं?
कौन सी मैरिजेस वॉइड हैं, कौन सी वॉइडेबल हैं। अच्छा, जब यहाँ पे वॉइड एंड वॉइडेबल पूछा है ना मैरिज, तो लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस भी बता देना यहाँ पे। एक वो तुम्हारा अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक। एक तो तुम बताना वॉइड मैरिजेस कौन सी होती हैं। दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, वरना पूरी स्क्रीन एक ही पेन दिखती है। लेट्स सेलेक्ट अनदर पेन। वॉइड मैरिजेस कौन सी होती हैं? बताओ। सेक्शन 5 में हमने कंडीशंस जो पढ़ेंगे, एसेंशियल कंडीशंस एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए, उसमें हमने जाना है कि 3 ऐसी सिचुएशन है जब मैरिज वॉइड होगी। कब, कौन सी सिचुएशंस है कब मैरिज वॉइड होगी? बाइगेमी हो गया, यानी पहला जो क्लॉज है, अगर नीदर स्पाउस शुड बी लिविंग, नीदर स्पाउस लिविंग, बाइगेमी ना हो। फिर एक और कौन सा पॉइंट है तुम्हारा? और कौन सा पॉइंट है आपका, बताओ। स्पाउस लिविंग ना हो, 2 और कंडीशंस, प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंदा। प्रोहिबिटेड डिग्री एंड सपिंदा रिलेशनशिप। अब जब वॉइड मैरिजेस तुमने बताया है कौन सी हैं, ठीक है, तो स्पाउस लिविंग हो गया, इसमें जो है इसमें ये अलग पॉइंट भी लिख देना कि बाइके में ही ना, तो अगर फर्स्ट मैरिज आपकी वैलिड है तो ही आप बाइके में के लिए उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हो, स्यू कर सकते हो, ठीक है। फिर प्रोहिबिटेड डिग्री, तो प्रोहिबिटेड डिग्री बताना क्या है, और जो आपके एक प्रोविजन में बता रखें कौन से रिलेशन प्रोहिबिटेड डिग्री में आएंगे, आप वो प्रोविजन लिखो, सेक्शन नंबर, और जो रिलेशंस दे रखें कि ये प्रोहिबिटेड डिग्री हैं वो रिलेशंस लिख दो, ठीक है। फिर सपिंदा रिलेशनशिप, 3 जनरेशन इंक्लूसिव ऑफ द मदर फ्रॉम द मदर साइड एंड 5 जनरेशन इंक्लूसिव फादर की जनरेशन से, ये चीज़ है सपिंदा रिलेशनशिप में, ये लिखो। फिर वॉइडेबल मैरिजेस की बात करें, मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, इतना आ नहीं पाएगा क्योंकि बोर्ड पे। अब हम बात करेंगे वॉइडेबल मैरिजेस की। अब वॉइडेबल मैरिजेस कौन सी हैं? वॉइडेबल मैरिजेस कौन सी हैं? एक कंसेंट वाला हो गया, ठीक, सॉरी, कंसेंट ऑब्टेन किया गया है बाय फोर्स और बाय फ्रॉड, फ्री कंसेंट नहीं था, तो एक कंसेंट हो गया आपका, और ये मैरिज वॉइडेबल होगी। और कौन सी मैरिज वॉइडेबल होगी? प्री मैरिज प्रेगनेंसी, प्री मैरिज प्रेगनेंसी, और बताओ। और बताओ भाई, कौन सी वॉइडेबल मैरिजेस हैं? और वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 11 और 12। वॉइड मैरिज का है तुम्हारा सेक्शन 11, ठीक है, और वॉइडेबल मैरिजेस का है सेक्शन 12। सेक्शन में मेंशन करना साथ में। कोई इलस्ट्रेशन दिया है उस प्रोविजन में तो वो इलस्ट्रेशन भी दो, कोई लैंडमार्क या रिसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो भी दो, ऐसे आपका एक अच्छा आंसर बनता है।
एक आपका ये भी पॉइंट है इसमें, इम्पोर्टेंसी, कि भाई मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई जस्ट बिकॉज वन ऑफ द स्पाउस इज इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंसी, impotency is unable for the procreation of children. यहाँ पर अनसाउंड माइंड, कोई अनसाउंड माइंड का था या किसी डिजीज से इस तरह सफ़र कर रहा था कि वो केपेबल नहीं था एक वैलिड, एक प्रॉपर कंसेंट देने के लिए. ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं, या तो कंसेंट जो है बाय फ्रॉड या बाय फोर्स ऑब्टेन किया गया है, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना. लेकिन इसमें इसमें भी ये है ना कि अगर जब एक साल जब सीज कर जाएगा फोर्स या फ्रॉड, अगर कंसेंट ऑब्टेन किया गया ऐसे, तो एक साल के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा डाइवोर्स के लिए पिटिशन, आपको स्यू करनी पड़ेगा उस इंसान को. नहीं तो फिर आप बाद में नहीं, एक साल के बाद नहीं उसे जो है पिटिशन के लिए क्लेम कर सकते हो डाइवोर्स के लिए. ठीक है, डाइवोर्स की डिक्री के लिए. फिर प्री मैरिज प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें क्या है, प्री मैरिज प्रेगनेंसी में कि जो फीमेल है शी इज़ प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन देन हर हस्बैंड, जिससे उसकी शादी हो रही है, जिस इंसान से, उससे नहीं, वो किसी और इंसान से प्रेग्नेंट है. तो अगर शादी के टाइम पे वो बताती है अपने जो फियांसे है उसे, और वो एक्सेप्ट करता है और कुछ नहीं बोलता है और तब भी शादी कर लेता है, इट मीन्स ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट फैक्ट. फिर बाद में वो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसे पता था, सारी चीज़ें पता होते हुए उसने शादी की. बट अगर यही वो फीमेल, वो विमेन उससे कंसील करती है ये फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करती है, तो फिर वो बाद में जब उसे पता चलता है तब वो डाइवोर्स ले सकता है. ये मैरिज वॉइडेबल है. वॉइडेबल मीन्स वॉइड और वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, एज वी हैव बीन स्टडीड इन कॉन्ट्रैक्ट. फिर इम्पोर्टेंसी है कि कोई मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई जस्ट बिकॉज वन ऑफ द स्पाउस इज इम्पोर्टेंट, ही और शी इज अनेबल फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रेन. फिर मैंने ये वाला भी बता दिया, अनसाउंड माइंड. ये हो गया आपका वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस. फिर सेक्शन 16 है आपका, लेट मी क्लियर दिस वन, erase this one, I meant to say. मैं क्लीन ऑल नहीं कर रही हूँ वरना फिर आपका क्वेश्चन भी रेज हो जाएगा. ठीक है, अब सेक्शन, आप मैंने बता दी वॉइड मैरिजेस कौन सी हैं, वॉइडेबल मैरिजेस कौन सी. अब सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट का. ठीक है, 1955, जो बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ void and voidable marriages. ठीक है, तो void and voidable marriages क्या है, डिफरेंस पूछ रहा है, वो भी आप बताओ. प्लस जो लेजिटिमेसी की बात करें सेक्शन 16, आप वो भी अपने आंसर में लिखोगे. और मैंने एमसीक्यूज जो कराए हैं आपको इस एक्ट के, उसमें बताया भी है, उसमें एक क्वेश्चन भी था ऐसा कि एक वॉइड मैरिज में जो बच्चा, जिस बच्चे का जन्म हो रहा है, जिस चिल्ड्रन का, वो लेजिटिमेट होगा लेकिन वो अपनी बस पेरेंट्स से ही प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है. अब नेक्स्ट सवाल पे पहुंच चले हम लोग. बताओ भाई, अगले सवाल पे बढ़ा जाए. यहाँ तक क्लियर है ना सबको? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज, एक्सप्लेन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। एक ही में दो सवाल कर रहा है। जब एक क्वेश्चन में आपके दो सवाल कर रहा है और अगर दोनों को डिवाइड नहीं किया है मार्क्स के बेसिस पे, तो अगर 10 नंबर का मार्क्स है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो समझ लो दोनों में आधे आधे मार्क्स डिवाइडेड है, 5-5 नंबर का है वो। तो इतना कंटेंट लिखना और वैलिड कंटेंट लिखना, ये कॉलेज की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होते हैं कि आपको सीनियर्स बताएंगे। कॉलेज में यही होता है ना, सीनियर्स यही बताते हैं, सारे सीनियर्स यही ज्ञान देते हैं, बस भर के आना, बस आंसर शीट भर के आना, कॉपी भर के आना। बट सॉरी टू से मेरा यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज टाइम में भी मेरा ये कभी बिलीफ नहीं रहा कि आप बस भर के आओ। सिर्फ भर के आना, लिख के आना ज़रूरी नहीं होता, वो कंटेंट भी वैलिड होना चाहिए। दैट शुड बी रीजनेबल, दैट शुड बी लिंक्ड विद द क्वेश्चन। क्योंकि टीचर जब कॉपीज चेक करते हैं ना, उन्हें पूरा ना पढ़ें, भले वो पूरी आंसर शीट ना पढ़ें, उन्हें एक नज़र में उन्हें समझ आ जाता है कि आंसर सही लिखा है या नहीं। और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। उसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितना वर्ड्स लिमिट पूछिए, अगर 250 वर्ड्स की लिमिट दे रखी है तो बस उतना ही लिखो। नो नीड टू राइट एनीथिंग यूजलेस। जितना पूछा है उतना एक्यूरेट आंसर लिखो, क्योंकि इतना कम टाइम होता है आपके पास। चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटर्न में बहुत टाइम टेकिंग एग्ज़ाम होते हैं, इतना लिमिटेड टाइम होता है। इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप जो है लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा हर क्वेश्चन पे, जैसे जितने भी क्वेश्चन आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है और उतने ही टाइम पे कंप्लीट करो। भले ही आपको लग रहा है मुझे और आता है, मुझे और लिखना चाहिए, बट नहीं, प्लीज़ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप एक टाइम सेट करके नहीं हर क्वेश्चन को करोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके सवाल छूटेंगे। तो प्लीज़ स्ट्रिक्ट विद द टाइम लिमिट, बी स्ट्रिक्ट विद द टाइम लिमिट। और अभी से प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो जुडिशरी की, इस हिसाब से करो, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करो, ठीक है। आप रोज़ एक आंसर लिखो, रोज़ एक आंसर लिखो। मतलब देखो, अब आंसर राइटिंग वैसे नहीं हो पाती, लेकिन जब रोज़ एक आंसर लिखोगे ना, साल में सोचो कितने आंसर हो गए। 365 डेज होते हैं एक साल में, 365 आंसर्स हो गए आपके। और आई थिंक जिसने 365 आंसर्स लिख लिए उसकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग इज बेसिकली आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट आपको पहली बात याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। कंटेंट ही नहीं है आपके पास तो आंसर कैसे लिखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होगी, तो उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ो, प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना शुरू कर दो। दिस इज़ द हाई टाइम नाउ। इतना बेस्ट दो अपने आज में। आपको भी जॉब कर रहे हो, किसी भी कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यस अपने सेमेस्टर के लिए भी पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ इतना बेस्ट दो ना कि कल को रिग्रेट ना रहे कि थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था। वरना मोस्टली लोगों को यही होता रिग्रेट कि थोड़ा और पढ़ लिया होता तो इतने मार्क्स आ जाते, थोड़ा और पढ़ लिया होता। एटलीस्ट अगर आपका सिलेक्शन भी ना हो ना किसी एग्ज़ाम में, तो आप इतना बेस्ट दो कि खुद को फिर आपको कसूरवार ना ठहराओ, खुद को ब्लेम ना करो कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। और जब आप अपना बेस्ट देते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन ना भी हो तब भी आप खुद से सेटिस्फाइड रहते हैं। तो प्लीज़ इतना अच्छा परफॉर्म करो कि खुद से आप सेटिस्फाइड हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन 2 है व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। कलर चेंज कर लिया जाए अब। अच्छा नहीं लग रहा, चलो दूसरा क्वेश्चन दूसरे कलर से लिखते हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज। एक सवाल आपका ये है, इसी में दूसरा सवाल है एक्सप्लेन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट।
आपके 2 सवाल पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज, एंड दूसरा सवाल है इसी में, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक्सप्लेन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। दिख रहा है ना आप लोगों को? तो आपका जो पहला सवाल है, क्या एसेंशियल्स हैं एक वैलिड हिंदू मैरिज के। आई होप कि आप सबके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी होगी। मैंने बार बार एक ही चीज़ कई बार पढ़ाई है, ताकि आप खुद से ना पढ़ो तब भी आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स देख देख के वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं, सेट हो जाएं बिल्कुल। तो सबसे पहले तो प्रोविजन बताओ, सेक्शन बताओ, किस सेक्शन में मेंशन है वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स। Essentials of a valid Hindu marriage are contained in section 5. सेक्शन 5 आपका बताता है एसेंशियल कंडीशंस के बारे में। क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं बताओ। एसेंशियल कंडीशंस पूछिए ना तो लिखनी पड़ेंगी। आप सेक्शन लिखोगे फिर जो कंडीशंस दे रखी हैं वो एक्सप्लेन करोगे। क्या है, एक तो पहला आपका हो गया, neither spouse should be living, यानी बाइगेमी नहीं होनी चाहिए। फिर और क्या है बताओ। फिर दूसरे का ये है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ना हो, यानी अनसाउंड ना हो एक इंसान, जो पार्टी शादी कर रहे हैं, दे मस्ट बी साउंड माइंड एंड मेजर, अनसाउंड माइंड ना हो। और इसका भी क्या है कि किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से अगर वो गुजर रहा है कि एक केपेबल, एक प्रॉपर कंसेंट नहीं दे सकता है, तो मैरिज सही नहीं है, ठीक है। इसकी ज़रूरी है एक वैलिड मैरिज के लिए कि वो मेजर हो, साउंड माइंड हो, एकदम मेंटली फिजिकली फिट हो, एक प्रॉपर कंसेंट देने के लिए केपेबल हो। ओके, तो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, अनफिट है एक सही कंसेंट देने के लिए। और बताओ। थर्ड पॉइंट क्या है, एज वाला है, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। एज हो गई आपकी ब्राइड और ग्रूम की। ब्राइड की 18 साल 18 ईयर्स, ग्रूम की 21 ईयर्स, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट बताओ। 2 बच्चे हैं, प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंदा रिलेशनशिप, कौन बताएगा वो। फोर्थ है आपका प्रोहिबिटेड डिग्री, फिर फिफ्थ लास्ट सपिंदा रिलेशनशिप। ठीक है, अभी 5 सारी कंडीशंस जो है मैंने बता दी। अब क्या है, अब तुम्हारी अगर याली मैरिज हो रही है, एज वाली मैरिज है, इसमें मैरिज क्या है, वैलिड हो जाएगी जब कंज्यूमेट वो हो गई, परफॉर्म, ठीक है, सोलमनाइज हो गई मैरिज। प्रोहिबिटेड डिग्री और पिंदा में क्या होगा, वॉइड होगी मैरिज, बट अगर प्रोटेक्टेड है बाय कस्टम एंड यूजेज तो वैलिड होगी। वॉइड अनलेस प्रोटेक्टेड बाय कस्टम एंड यूजेजेस। ठीक है,
अब इसमें तुम्हारा क्या है, नीदर स्पाउस लिविंग, इसमें क्या हो जाएगा, मैरिज वॉइड होगी, कंप्लीटली वॉइड। अब देखो तीन चीज़ों में तुम्हारी एक एज वाला ये हो गया स्पाउस लिविंग यानी बाइगेमी, प्लस तुम्हारे प्रोहिबिटेड डिग्री सपिंदा, इन तीन चीज़ में तुम्हारी मैरिज वॉइड हो जाएगी, इसमें वैलिड होगी एज वाला जो क्राइटेरिया दे रखा है। फिर जो ये है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल डिसऑर्डर, इसमें मैरिज क्या होगी, वॉइडेबल। समझ आया थी ये चीज़, तो ये भी लिखना सारी जो है सिर्फ ये कोई प्री नहीं है जो सिर्फ एक आंसर टिक कर दोगे, मेंस का क्वेश्चन है ना, तो जो है आपको सारे इसेंशियल्स बताना पड़ेगा और उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्लस सपिता रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं, कितनी जनरेशन, मदर और फादर की साइड से, ये लिखो। प्रोहिबिटेड डिग्री का सेक्शन लिखो कि सेक्शन में डिफाइंड है, प्लस कौन से रिलेशन प्रोहिबिटेड डिग्री में दे रखे हैं ये लिखो। ठीक है, इसेंशियल कंडीशंस में बताना पड़ेगा आपको। फिर अगला सवाल क्या है, एक्सप्लेन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, क्या है बताओ। एक्सप्लेन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। बताइए। डाइवोर्स हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 13, उसमें सारे ग्राउंड्स पढ़े थे। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स है वो हस्बैंड वाइफ दोनों का अवेलेबल है डाइवोर्स के लिए, डाइवोर्स डिक्री के लिए। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स है वो सिर्फ एक वाइफ का अवेलेबल है। ठीक है, और जिन ग्राउंड्स पे आपको डाइवोर्स मिलता है उन्हीं ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डिक्री भी मिल सकती है। अब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या है, बताओ कौन सा प्रोविजन है, कौन सा सेक्शन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है। सेक्शन 13B। सॉरी, ये बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब क्या कहता है सेक्शन 13B, अपनी बैराक में जरा पढ़ो। सेक्शन 13B जो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, वो हमें क्या बताता है, उसमें यही लिखा है ना बैराक में आपकी कि एक या एक से ज़्यादा साल से जो पार्टीज है, मैरिड पार्टीज, एक साल या फिर एक साल से ज़्यादा हो गया उन्हें, वो दोनों अलग रह रहे हैं और वो फिर कोर्ट जाते हैं कि भाई हम इतने टाइम से अलग रह रहे हैं, हम आगे जो है एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम डाइवोर्स चाहते हैं, हम आपसी सहमति से डाइवोर्स चाहते हैं। ये आपका म्यूचुअल कंसेंट। आपका ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया, समझा दिया। अब तीसरा सवाल पे हम लोग आते हैं। ग्राउंड्स, क्वेश्चन 3,
grounds on which decree for divorce may be granted under the Hindu Marriage Act 1955. बताइए भाई, मुझे इसका जवाब दीजिए आप लोग। इस सवाल का जवाब दीजिए। कौन से ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के और किस सेक्शन में मेंशन है जिन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स लिया जा सकता है? एनी आइडिया? सेक्शन 13 है डाइवोर्स का। कौन सेक्शन आपका? सेक्शन 13। इसमें ग्राउंड्स दे रखे हैं किन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स की डिग्री ऑब्टेन करी जा सकती है। मैं एक बार आप लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 दिखा देती हूँ। ओके, लो भाई, वही खुला हुआ ही था, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। सेक्शन 13 आई थिंक आप सबको विजिबल है स्क्रीन। सेक्शन 13 जो डाइवोर्स का है वो क्या कहता है? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। एक चीज़ याद रखना, कई बार जैसे मैंने उस दिन जो MCQ करा था उसमें पूछा गया था ना कि जो है मैरिज सोलेमनाइज हुई जो है हिंदू राइट्स सेरेमनीज के अकॉर्डिंग कुछ ईयर दे रखा था कि इस एक्ट के पास होने से पहले, फोर्स में आने से पहले हुई थी। तो क्या इस एक्ट के अंदर वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ऑब्टेन कर सकता है? यस, ऑब्वियसली। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ डाइवोर्स सेज एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड whether before or after the commencement of this act may on a petition presented by either the husband or the wife be dissolved by a decree of divorce on the ground of the other party that, अब कौन से grounds हैं? has after the solemnization of the marriage had voluntarily sexual intercourse with any other person than his or her spouse। तो दोनों में से, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से किसी ने जब शादी हो गई उसके बाद उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी और इंसान के साथ इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज ओन वाइफ और हस्बैंड, अपने हस्बैंड और वाइफ के अलावा किसी और से अगर आपके रिलेशंस हैं इस तरह के, तो वो डाइवोर्स के लिए फिर विच इज़ दिस अमाउंट्स टू अडल्ट्री ऑल्सो, सो एन अडल्ट्री ग्राउंड है डाइवोर्स का। तो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकता है चाहे वो हस्बैंड चाहे या वाइफ चाहे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपका? हैज़ आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरली, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, हैज़ आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पेटिशनर विद क्रुएल्टी। अब जब मैरिज होगी उसके बाद से उसने, जो पेटिशनर है, उसे उसके साथ क्रुएल्टी करी है, उसे क्रुएल्टी। अब क्रुएल्टी जो है क्या है? देखो, क्रुएल्टी की डेफिनेशन अगर हम IPC के हिसाब से जाएं, इंडियन पिनल कोड, तो उसमें दूसरी दे रखी, और जो आपका मुस्लिम लॉ में जो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, उसमें क्रुएल्टी की डेफिनेशन थोड़ी एग्जैचरेट करके दे रखी है। तो यहाँ पे मैं IPC के हिसाब से बताऊंगी। तो IPC के हिसाब से हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स
कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जिससे मेंटल या फिजिकली इंजरी होती है वाइफ को, ठीक है, उसे ऐसी सरकमस्टांसेस क्रिएट कर देना कि वो जो है जिससे उसकी लाइफ या हेल्थ को डेंजर होता है, या शी इज़ कंपेल्ड टू डू सुसाइड, तो इसे बोलते हैं क्रुएल्टी। गॉट इट? चलो अब पढ़ लेते हैं हमारी बेरैक क्या कहती है। तो दूसरा पॉइंट है क्रुएल्टी वाला, मैंने बता दिया। क्या है आपका पहला? ये हो गया। इसमें क्या है? अडल्ट्री हो गया आपका, ठीक है। और अडल्ट्री का मैंने बताया था कि अडल्ट्री पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, फिर जो है जोसेफ शाइन का केस आया, किसका? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया कि अडल्ट्री इज नो मोर अ ऑफेंस बट इट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। फिर आपका क्या है? ये दूसरा पॉइंट क्रुएल्टी वाला। तो आईपीसी के हिसाब से क्रुएल्टी क्या है? क्रुएल्टी क्या है आपका? बताओ भाई, क्रुएल्टी क्या है? मेंटल और फिजिकल टॉर्चर बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। अच्छा, अभी कुछ ही टाइम पहले एक सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था जिसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड पे अडल्ट्री के चार्ज लगाए थे और क्रुएल्टी का, और क्रुएल्टी का चार्ज क्रुएल्टी के ही अंदर जो है केस किया था उसकी फीमेल फ्रेंड पे भी, हस्बैंड की। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो हस्बैंड के रिलेटिव्स, यहाँ बात करी गई क्रुएल्टी के डेफिनेशन में, और हस्बैंड की फीमेल फ्रेंड क्रुएल्टी के डेफिनेशन में नहीं आती है, इसलिए शी कैन नॉट बी बुक्ड फॉर क्रुएल्टी। ठीक, ये आपका हो गया। क्रुएल्टी मैंने बता दिया क्या होता है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना जिससे उसकी हेल्थ या लाइफ को खतरा हो, या फिर वो मजबूरन उसे सुसाइड करना पड़ जाए। क्या करना पड़े? सुसाइड। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हैज़ डिजर्टेड द petitioner फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। या तो उसने पटिशनर को डिजर्ट कर रखा, छोड़ रखा है, कितने टाइम के लिए? 2 साल। ये जो डेटा ज़रूर याद रखना, जो 2 साल तुम्हारा मेंशन, क्योंकि कई बार ये एमसीक्यू में पूछ लेता है। ठीक। फिर आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हैज सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। तो या तो अब वो हिंदू नहीं रहा, वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है, तो ये भी आपके पास एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अब आगे बढ़े हम लोग, और पॉइंट्स भी हैं इसमें। तो जो है या तो वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, या जो है इस सफ़र कर रहा है किसी मेंटल डिसऑर्डर से इस तरह से कि एक एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि एक इंसान उसके साथ रहे। ठीक है, आपका एक ये ग्राउंड है। फिर क्या है? कोई वनरल डिजीज से वो सफ़र कर रहा है जो कम्युनिकेबल फॉर्म में है। ठीक है, या वो सन्यासी बन गया है, रिनाउंस द वर्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। हैज़
renounce the word by entering any religious order, सन्यासी बन गया वो, ठीक है, उसे कोई घर परिवार से मतलब नहीं है। अब एक आपका ये वो हो गया पॉइंट। फिर है हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ एज अलाइव फॉर द 7 years, वो 7 साल तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो ज़िंदा है भी या नहीं, और किन लोगों के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कोई इंसान है तो उसके पेरेंट्स को पता होगा ना वो कहाँ है, 7 साल से उन्हें ही नहीं पता, तो फिर एक इंसान कब तक वेट करेगा? एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो वेट कर नहीं सकता। इवन 7 साल भी बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है। तो अगर 7 साल तक किसी इंसान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि ज़िंदा है भी या नहीं, कहाँ है क्या है, तो एक ये ग्राउंड है आपका डिवोर्स के लिए। फिर या फिर जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिली है उसके बाद 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिले हुए, और अभी तक पार्टीज़ के बीच में कोई हैबिटेशन नहीं हुआ। ओके, कहाँ के जुडिशियल सेपरेशन देखो, इसके लिए डिक्री मिल गई है और 1 साल या 1 साल से ऊपर हो गया है, कितना 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, और कोहेबिटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। In case of any marriage solemnized before the commencement of this act that the husband had married again before the commencement, or that any other wife of the husband married, तो अगर इस एक्ट के पास होने से पहले हस्बैंड की कोई वाइफ वगैरह थी, ठीक है, तो फिर उसके लिए भी डाइवोर्स कर सकता है इंसान। लेकिन इसके लिए ये भी कंडीशन ज़रूरी है कि जब वो पिटिशन फाइल कर रही है इस पॉइंट पे, तो जब ये पिटिशन फाइल करी उस टाइम वो वाइफ लिविंग होनी चाहिए, वो जिंदा हो वाइफ। अब सेक्शन सबसेक्शन 2 जो है आपका वो सिर्फ वाइफ का अवेलेबल है, ग्राउंड्स मैंने आपको बताया था। तो सबसेक्शन 2 में क्या दे रखा है, in the case of any marriage solemnized before the commencement of this act that the husband had married, ये मैंने बता दिया वाला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, that the husband had since the solemnization of marriage been guilty of rape, sodomy और bestiality। तो अगर रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी का गिल्टी है हस्बैंड, तो फिर इस पॉइंट पे, इस ग्राउंड पे वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। फिर आपका एक मेंटेनेंस वाला प्रोविजन हो गया। कि एक मेंटेनेंस जो है सेक्शन 18 के अंदर अडॉप्शन, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में या फिर 125 सीआरपीसी में अवार्ड किया गया है वाइफ को, और हस्बैंड जो है उसके बाद उन दोनों के बीच में कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया और कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ, तो इस ग्राउंड पे वाइफ डिवोर्स ले सकती है। दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18 years। एक ये भी पॉइंट है कि अगर एक फीमेल की 15 साल से पहले शादी होती है तो वो 18 साल की होने से पहले अपनी मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है। ठीक है, अगर किसी भी फीमेल की 15 साल से पहले शादी हुई है, 15 साल की नहीं हुई है, उससे पहले शादी हो गई है, तो वो 18 साल की होने से पहले उस मैरिज को खारिज कर सकती है, रिपुडिएट कर सकती है, बट और इसमें कोई कंडीशन नहीं हो, मैरिज कंजुमेट हुई हो या कंजुमेट ना हुई हो। और वही मुस्लिम लॉ में क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में कि मैरिज कंजुमेट ना हुई हो तभी वो उस मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है। इन दोनों पॉइंट में हिंदू लॉ के और मुस्लिम लॉ के इस टॉपिक पे ये डिफरेंस है बस।
और ये भी है कि ये क्लॉज अप्लाई होता है भले ही वो मैरिज जो है मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले कमेंस हुई हो या उसके बाद कमेंस हुई हो। ठीक है, तो मैंने ग्राउंड्स पढ़ा दी डाइवोर्स की। फिर आपका अब हम लोग नया टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में आप लोगों के साथ, कुछ नए ख़बरों के साथ और नए टॉपिक्स के साथ और नई बातों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड एज वेल एज स्टडीज़। डू वेल in your studies, excel and achieve everything you want in a proper legal sense. Stay happy and healthy. Have a good day. Thank you.